दोस्तों 1857 के रिवोल्ट ने अंग्रेजों को ये समझा दिया कि अगर भारत पे राज करना है तो सिर्फ डंडा नहीं, एक मजबूत सिस्टम चाहिए। 1858 का एक्ट वही सिस्टम था। चलिए इसके हर पहलू को डीपली समझते हैं। कहानी चालू होती है डेजिग्नेशन चेंज होने से, जहां गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय बना दिया गया। चलिए देखते हैं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये सोवेनिटी मतलब हुकूमत का बदलाव था। पहले गवर्नर जनरल एक व्यापारी मतलब कंपनी का नौकर हुआ करता था, लेकिन अब वॉइसरॉय क्वीन का डायरेक्ट एजेंट बन चुका था। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सोचिए एक स्कूल का प्रिंसिपल पहले एक ट्रस्ट को रिपोर्ट करता था, पर अब वो सीधा एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। उसकी पावर और रॉब दोनों बढ़ गए थे। आइए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ समझते हैं। इसका इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन को जताया कि अब हम हमारी प्रजा को हम तुम्हारी केयर करेंगे, लेकिन असलियत में ये सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करने का एक इमोशनल कार्ड था। एथिक्स और वैल्यू के पॉइंट से समझेंगे तो यहाँ इंटीग्रिटी का सवाल आता है। क्या क्राउन वाकई इंडियंस का भला चाहता था? नहीं, उसका मकसद सिर्फ क्राउन की इमेज को बेनेवलेंट मतलब दयालु दिखाना था, ताकि अगला रिवॉर्ड ना हो सके। चलिए मेंस के व्यू पॉइंट से समझते हैं, सिचुएशन, वैल्यूज और एक्शन के थ्रू। सिचुएशन ये थी कि कंपनी की इमेज खराब थी। वैल्यूज ये लिया गया अथॉरिटी और लेजिटिमेसी रिस्टोर करना। एक्शन, वॉइसरॉय का पोस्ट बनाया गया, लॉर्ड कैनिन पहले बने। आगे बढ़ते हैं, इंडिंग ऑफ अ डबल गवर्नमेंट, जहां एबॉलिश किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। 1784 से दो सर वाला सिस्टम चल रहा था, एक लंदन में बोर्ड और एक कंपनी में डायरेक्टर। इससे रेड टेपिज्म, फाइल्स का गुम न होता था। 1858 ने इस डबल हेडेड मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं और समझाती हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल से। सोचिए एक ऑफिस में दो अलग अलग बॉस हो जो अलग अलग ऑर्डर्स दें, एम्प्लॉयज पागल हो जाएं। 1858 का कहना अब सिर्फ एक बॉस होगा। चलिए इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से समझते हैं, जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ने से ब्रिटिशर्स का खर्चा कम हुआ और डिसीजन जल्दी लिए जाने लगे, लेकिन एक एफिशिएंसी भारत के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करने के लिए थी। करंट अफेयर से देखो तो आज के टाइम में हम सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं ताकि काम जल्दी हो सके। 1858 ने वही किया, पर उनका मोटिव कंट्रोल था, हमारा मोटिव सर्विस है। चलिए सिचुएशन, वैल्यू और एक्शंस को देखते हैं। सिचुएशन ये थी कि कंफ्यूजन और काम में देरी होती थी। वैल्यूज लिए गए इफिशिएंसी और यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू। एक्शन हुआ दोनों पुराने बोर्ड को डिलीट करके सारी पावर्स एक हाथ में दे दी गई। तो आगे चलते हैं तो पता क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द रिमोट कंट्रोल फ्रॉम लंदन। ये पोस्ट सबसे खतरनाक थी। एक इंसान लंदन में बैठकर इंडिया की किस्मत लिख रहा था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। इसका मतलब इंडिया ब्रिटिश पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी थी। अकाउंटेबिलिटी गैप था यहाँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, लेकिन वहां बैठे एमपीज को इंडिया की ग्राउंड रियलिटी का जीरो पता था। इंडियन के पास कोई पावर नहीं थी अपने ही देश के बारे में बोलने की। तो दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट की ओर भी देखते हैं थोड़ा। डिसीजन मेकिंग में पब्लिक पार्टीशन जीरो था। क्या लंदन में बैठा इंसान बिहार या महाराष्ट्र के किसान का दर्द समझ सकता था? बिल्कुल नहीं। यह एथिकल गवर्नेंस के खिलाफ था। करंट अफेयर से देखोगे तो हमारा आज का कैबिनेट सिस्टम, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मॉडल से इवॉल्व हुआ है। फर्क यह है कि आज हमारे मिनिस्टर हमें पब्लिक आंसरेबल हैं। सिचुएशन, वैल्यूज और एक्शन से देखते हैं। सिचुएशन ये थी कि ब्रिटेन को इंडिया पर डायरेक्ट लेजिस्लेटिव कंट्रोल चाहिए था। वैल्यूज प्रोवाइड की गई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से।
एक्शन लिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बना के। 15 मेंबर ऑफ काउंसिल भी आई, जहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए 15 लोग दिए गए, ज्यादातर वही जो पहले कंपनी में काम किया करते थे। इस काउंसिल ऑफ इंडिया कहा गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखो तो एक बॉस ने 15 एडवाइजर रखे, पर रूल ये है कि बॉस उनकी बात सिर्फ सुनेगा, माने या ना माने उसकी मर्जी है। ब्यूरोक्रेसी के व्यू पॉइंट से देखो तो ये काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसका काम सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करना था, उससे रोकना नहीं। इससे ऑटोक्रेटिक सिस्टम और मजबूत हुआ। प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों देखते हैं। अगर उस वक्त इस काउंसिल में इंडियंस को जगह देती तो शायद 1858 के बाद के दंगे और दुख कम होते। रिप्रेजेंटेशन ही असली सॉल्यूशन होता है। सिचुएशन, वैल्यूज और एक्शन से समझते हैं। एक इंसान इतने बड़े देश को अकेले नहीं चला सकता था। वैल्यूज दी गई, एक्सपर्टीज और कंसल्टेशन की। एक्शन लिया गया, 15 मेंबर काउंसिल एस्टैब्लिश करके। बॉडी कॉर्पोरेट भी लाया गया। इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया। इसका मतलब था कि वो एक लीगल पर्सन है। रियल लाइफ से देखते हैं, जैसे आज आप सैमसंग या गूगल पर केस कर सकते हैं क्योंकि वो एक लीगल कंपनी है, वैसे ही अब सरकार पर केस किया जा सकता था। लॉ और पॉलिटी के व्यू पॉइंट से समझते हैं। यह मॉडर्न रूल ऑफ लॉ की शुरुआत थी। इसने ये प्रिंसिपल सेट किया कि गवर्नमेंट कैन बी इश्यूड, सरकार को अदालत में घसीटा जा सकता है। करंट अफेयर से देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 सीधा इसी से कनेक्ट होता है, जो कहता है कि यूनियन ऑफ इंडिया का नाम पर केस हो सकता है। एसवीए से समझते हैं। सिचुएशन ये थी, लीगल डिस्प्यूट, जहां जमीन, पैसा, कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करने के लिए कोई लीगल एंटिटी नहीं थी। वहीं वैल्यू दिखाए जा रहे हैं रूल ऑफ लॉ के। एक्शन लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को स्विंग पावर दे दी गई। चलिए बढ़ते हैं ग्लोबल आउटलुक की ओर। तो दोस्तों, 1858 का एक्ट भारत के लिए गिफ्ट की पैकिंग में जहर था। ग्लोबल आउटलुक बताता है कि ये दिखाता है कि कैसे 19th सेंचुरी में एम्पायर्स अपने आप को लीगलाइज करते हैं। फाइनल ओपिनियन ये हुआ कि इस एक्ट ने हमें एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क तो दिया, जहां वॉइसरॉय, सेक्रेटरी, काउंसिल लीगल बॉडी थे, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी और एम्पैथी मिसिंग थी। वे फॉरवर्ड से देखोगे, आज जब हम 2026 में खड़े हैं, हमारा सिस्टम वही 1858 वाला है। फ्रेमवर्क यूज करता है जहां ब्यूरोक्रेसी है, पर हमें इसे कंट्रोल से बढ़कर सिटीजन सेंट्रिक बनाना है। गवर्नेंस तभी अच्छी है जब वो लंदन से नहीं बल्कि लोगों के बीच से चले। क्या आपको लगता है कि 1858 के इस सेंट्रलाइजेशन ने ही आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने की वजह दी? सोचिए और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर